हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर है। हमने दो चैप्टर ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर दिए हैं, लाइक डाइजेशन और रेस्पिरेशन। सो हम एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा थर्ड चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हम स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है, लाइक हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, और जो हम फूड इनटेक करते हैं उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी कैसे सर्कुलेट होते हैं, कैसे स्प्रेड आउट होते हैं हमारे बॉडी में, कैसे जो है वो हर एक ऑर्गन तक पहुंचते हैं। वो सब कुछ ब्लड के थ्रू होता है और ब्लड वाले पाथवे को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी पाथवे, जिसको हमने आज डिटेल में स्टडी करना है। इसके टाइप्स को, सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इसके पाथवेज, मैकेनिज्म, जितना भी एनसीईआरटी में कंटेंट दिया हुआ है उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एनसीईआरटी में कुछ एक पॉइंट डायरेक्ट दिए होते हैं जिसका कंसेप्ट आपको या तो ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी पता नहीं है तो आप एनसीईआरटी से वो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, आप जस्ट वहाँ से रट्टा लगा सकते हो। और हमारा मेन मोटिव क्या है विनोद लर्निंग हब का, कि रट्टा तो लगाना ही नहीं। इसीलिए मैंने जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवाए हुए हैं अदर बुक से, अदर रेफरेंस से। चाहे आप प्रदीप ले लो, चाहे आप मॉडर्न ले लो, चाहे आप हायर बुक पाथफाइंडर ले लो, उनसे मैंने आपके लिए कंटेंट डाला हुआ है इस नोट्स में। और एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर है, हर एक पॉइंट कवर है, वो भी कंसेप्ट बेस्ड। सो ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है एंड सीएसआईआर एस्पिरेंट्स के लिए भी ये यूजफुल रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलेटरी पाथवे से। सबसे पहले जो स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम एंजियोलॉजी बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। और जो एंजियोलॉजी के फादर है वो विलियम हार्वे को कहा जाता है। विलियम हार्वे ने बताया था कि जो हार्ट है ना, हार्ट एक मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है जहाँ से ब्लड सर्कुलेट होता है या ब्लड पंप होता है ना, पंप होता है, वो हार्ट से होता है। तो विलियम हार्वे ने बोला कि जो हार्ट है वो ऐसा एक बॉडी का पंपिंग स्टेशन है ना। इसका क्या मतलब है इसको मैं आपको क्लियर कराता हूँ इस बहुत ही सुंदर से डायग्राम से, समझना आप अच्छे से। मैंने आपको यहाँ पे एक होम दिखाया हुआ है और यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर या स्केलेटन दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वाटर सप्लाई सिस्टम। आपको ये चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, ये है पंप। क्या है ये स्टूडेंट्स? पंप, जो कि वाटर को यहाँ से पंप करता है, यानी प्रेशराइज करता है। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ये है पाइप। क्या है? पाइप्स। पाइप के थ्रू जो है ये पंप यहाँ से पानी को प्रेशराइज कर रहा है या पंप कर रहा है पूरे होम में, पूरे बिल्डिंग में। चाहे आप टैंकी के लिए देख लो है ना, चाहे आप शॉवर के लिए देख लो, और जितने भी घर में जो पानी के सोर्स है वहाँ के लिए नल के या पाइप के थ्रू पानी पहुँच रहा है। और उस पाइप को कौन प्रेशराइज कर रहा है? वो कर रहा है एक पंप, है ना। वैसे स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में भी एक हार्ट होता है। यहाँ पे दो लंग्स के बीचों बीच एक हार्ट होता है, जहाँ मैंने आपको डॉट दिखाया हुआ है वहाँ पे हार्ट पाया जाता है ना। और जो ये हार्ट है इसका भी पंपिंग सिस्टम का काम होता है। ये हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। आपको दिख रहा होगा पूरे बॉडी में ये वेसल्स टाइप इस तरह से ना, ये वेसल्स है। जैसे इस घर में पाइप थी है ना और पंप था, पंप ने पानी को भेजा पाइप के थ्रू पूरे घर में, है ना, जहाँ जहाँ एक सोर्स है पानी का। वैसे यहाँ पे जो पंप है वो हार्ट है और जो पाइप है वो वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है। इन आर्टरीज, ब्लड वेसल और वेन्स के थ्रू ये हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड और पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। इसीलिए विलियम हार्वे ने ब्लड को क्या कहा था? पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। ये आई थिंक अब आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर बैलेंस बनाना, है ना, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का हो चाहे ब्लड का हो, पूरे बॉडी में। यही पर्पज है सर्कुलेटरी पाथवे का। सर्कुलेटरी पाथवे टू टाइप्स के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी एक एग्जांपल से दिखाना चाहूँगा। मैं यही दिखाता हूँ, देखो, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। स्टूडेंट्स, मानो ये भी आप एग्जांपल समझो। मानो आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, आपका घर यहाँ पे है और यहाँ जैसे आपका पानी का सोर्स बिल्कुल घर के नज़दीक है। क्या है?
पानी का सोर्स। कौन सा पानी? पीने का पानी, है ना। अगर आपके पानी का सोर्स यहीं पे है तो आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए पाइप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपके टैंकी के लिए अलग सोर्स है, बट जो पानी पीने का सोर्स है वो यहाँ पे है। तो आप क्या करेंगे, जब आपने पानी पीने के लिए पानी यूज करना होगा तो आप घर से बाहर निकलोगे, किसी बर्तन में पानी जो है वो घर के अंदर लाओगे ना। यहाँ पे पाइप जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप समझना भी, मैं इसको कोरिलेट करूँगा ओपन और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम से। सेकेंड थिंग है, आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, और आपका पानी का सोर्स यहाँ पे देखो कितनी दूर है, बहुत दूर है। अब ऐसा नहीं होगा कि अब आपको प्यास लगे, है ना, और आप घर से बाहर निकलोगे बर्तन लेके और आप यहाँ जाओगे फिर पानी यहाँ लाओगे, है ना। तो ये नहीं होगा। आप क्या करोगे, यहाँ से पाइप जोड़ दोगे। कैसे जोड़ोगे? आप पाइप जोड़ोगे, इस पानी को अपने घर तक पहुँचाओगे, फिर पानी को यहाँ पे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स वही केस है यहाँ पे ओपन टाइप और क्लोज टाइप में। जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है ये पाया जाता है लोअर एनिमल में, है ना, जिनकी बॉडी कैसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी बॉडी हो, और जिनका जो मतलब हम बोले कि जो टिश्यू है वो ब्लड के साथ कनेक्ट हो, है ना। टिश्यू है ब्लड के साथ ही कनेक्ट हो या हार्ट के साथ ही कनेक्ट हो, मतलब कम डिस्टेंस हो, इनकी बॉडी छोटी हो, है ना, और टिश्यूज कैसे हो, कनेक्टेड हो, उनके पास होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब उनको पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी को जोड़ने के लिए, है ना। इसको कोरिलेट करो, मतलब उनको वेन्स, आर्टरीज, वेसल्स की ज़रूरत नहीं करती है, ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है वेसल, आर्टरी और वेन्स की। वही देखो आप क्लोज टाइप सर्कुलेटरी पाथवे में एनिमल्स बड़े हैं, है ना, लाइक ह्यूमन बीइंग ले लो आप, है ना। एनिमल्स बड़े हैं और हमारा जो टिश्यू है वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है ना, बिल्कुल जो है वो कनेक्ट नहीं है सर्कुलेटरी फ्लूइड के साथ। तो क्या होगा, हमारे जो बॉडी में है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल्स होगी, मतलब यहाँ से पानी यहाँ लाने के लिए हम पाइप यूज करते हैं। वैसे हमारी बॉडी भी हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को भेजने के लिए आर्टरीज, वेन्स और ब्लड वेसल्स का यूज करती है ना। तो ये रहा आपका इधर ओपन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे, जो कि पाइप के अंदर जो है वो पानी को ट्रांसफ़र करता है, यानी वेसल्स के अंदर जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है। और ये रहा आपका ओपन टाइप, जिसमें कोई भी पाइप नहीं लगी होती है या कोई भी वेसल्स नहीं लगी होती है ना। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, आप स्टेटमेंट भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स और एकाइनोडर्मिटा, यहाँ पे देख लो एनिलीड्स, कुछ मलस्का, हायर एनिमल्स, है ना, रैबिट मैन, वही है। इसमें देखो टिश्यू आर नॉट कनेक्ट टू ईच अदर्स, यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है विद सर्कुलेटरी फ्लूइड के थ्रू, है ना। यहाँ पे जो है वो ओपन टाइप होता है सिलोमिक फ्लूइड या चैनल साइनस सिलम के थ्रू, उसको हम हीमोसील बोलते हैं या हीमोलिम्फ भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, सिस्टम सब कुछ क्लोज है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। 2 टाइप्स के हैं, एक सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सेकेंड इज डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, और इसके बहुत सारे टाइप है लाइक ट्रांजिशनल, है ना, उसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले आप समझो सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इसका मतलब है स्टूडेंट सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन का कि जिसमें हार्ट में ओनली एक ही बार ब्लड पहुंचेगा, हार्ट में सिंगल टाइम ब्लड पहुंचेगा। देखो मानो आपका ये बॉडी पार्ट्स है ना, ये बॉडी पार्ट्स है, यहाँ से ऑक्सीडाइज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वो हार्ट के पास पहुँच गई। हार्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया गिल्स के लिए, है ना, गिल्स। ये फिश का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, फिश का, गिल्स के लिए। अब गिल्स ने क्या किया, जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आई है उसको एक्सचेंज कर दिया वाटर में जो ऑक्सीजन थी उसके साथ, है ना। तो दोबारा हार्ट में कभी ब्लड नहीं पहुँचा। आई थिंक आपको एक चीज़ का पता होगा, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, जहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है और ये ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है। फिर भी मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ। देखो जब भी आप फूड इंटेक करते हैं आप उसको कॉम्प्लेक्स वे में इंटेक करते हैं, फिर आपके अंदर डाइजेशन होती है जो हमने स्टडी कर दिया, फिर एब्जॉर्प्शन होती है उसको हमने स्टडी कर दिया, है ना। अल्टीमेटली मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आपको ग्लूकोज मिला। अब वो ग्लूकोज आपके सेल में जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा, ग्लूकोज से रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से आई, हार्ट में आई।
हार्ट ने दी गिल्स के पास। गिल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया पानी में और पानी से ऑक्सीजन को ले लिया। तो सिंगल सर्कुलेशन मतलब दोबारा हार्ट में सर्कुलेशन नहीं आई। मैं आपको यहाँ पे डबल सर्कुलेशन दिखाता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको पता है, आपने रेस्पिरेटरी का लेक्चर देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा हुआ है फिर आप देखो, आपने नॉस्ट्रिल से एयर ली, ठीक है, आपके फेरिंग्स पे पहुंची, फेरिंग्स से आपके लैरिंग्स में पहुंची यानी साउंड बॉक्स में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है कौन सी रेस्पिरेटरी वाली, तो प्लीज़ देख लीजिए, उससे आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो यहाँ आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ऐसा नहीं है, फिर भी आपको ये समझ आ जाएगा। देखो, मैं आपको फिर भी डिटेल में बता रहा हूँ कि आपने नोस्ट्रिल से एयर इनटेक की, फायरिंग्स पे पहुंची, वहाँ से लैरिंग्स पे गई यानी साउंड बॉक्स पे, ठीक है, फिर अल्टीमेटली कहाँ पहुंची, लंग्स में। क्या, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। लंग्स में आई, लंग्स के बाद आई पल्मोनरी वेन्स में, फिर गया आपका हार्ट में लेफ्ट ऑरिकल में, फिर आई राइट ऑरिकल में, फिर एरोटा के थ्रू आपका जो है वो ब्लड कैसे हो गया, ऑक्सीजनेटेड, सिस्टमिक आर्टरी में पहुंचा एंड देन अल्टीमेटली कहाँ, सेल में पहुंची वो ऑक्सीजन। सेल ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को यूज किया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है दोबारा यहाँ से जो है वो दोबारा कहाँ गई, हार्ट में गई। पहले यहाँ से ऑक्सीजन हार्ट में आया, ठीक है, फिर दोबारा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में गया, यानी डबल सर्कुलेशन हुआ। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा लंग्स में चली गई, और लंग्स से क्या हुआ, हमने जब सांस इनटेक किया यानी इनहेल लिया तो हमने ऑक्सीजन ली, जब एक्सहेल लिया तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। तो ये था आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। थर्ड आता है आपका ट्रांजिशनल टाइप या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सम एम्फीबियंस या रेप्टाइल में क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, आप थ्योरी बाद में खुद पढ़ लेना, है ना। ये बोल रहा है कि इसमें सबसे बात की 3 चैम्बर हार्ट होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में। कैसा होता है, 3 चैम्बर हार्ट। आप यहाँ देखो, हमने यहाँ देखा 4 चैम्बर हार्ट, 1 2 3 4, है ना, और फिश में था 2 चैम्बर हार्ट, और यहाँ होता है 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है। 3 चैम्बर मतलब देखो, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, और ये सिंगल एक वेंट्रिकल है, तो 1 2 3 चैम्बर हार्ट है। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे मतलब लंग से ऑक्सीजन को इनहेल किया, लेफ्ट एट्रियम ने जो है वो ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से देखो ऑक्सीजन पहुँची लेफ्ट एट्रियम पे, फिर गई वेंट्रिकल पे, और यहाँ से जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचा, सिस्टमिक कैपिलरी में। यहाँ से टिश्यूज़ में गया, टिश्यू में वही आपका ग्लूकोज टूटा कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और एनर्जी में। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा यहाँ से राइट एट्रियम पे आई और अल्टीमेटली वेंट्रिकल में मिक्स हो गई, क्योंकि वेंट्रिकल यहाँ पे एक ही है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो गई। अब आपने ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट होता है, और मैमल्स मतलब हम लोगों में 4 चैम्बर हार्ट होता है, प्लस क्रोकोडाइल और बर्ड्स में भी, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। सो अब देखते हैं हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, है ना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन जो पंप की तरह काम करता है वो है हार्ट। और हार्ट कैसा है, ये मस्कुलर है ना, मस्कुलर है, चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और बहुत सारा नेटवर्क है इसके पास, ब्रांचिंग नेटवर्क है किसका, ब्लड वेसल्स का, है ना। ब्लड वेसल्स का ब्रांचिंग नेटवर्क है जो कि फ्लूइड के थ्रू ये सर्कुलेट करता है, ठीक है। हार्ट कैसा है, मेसोडर्मली डिराइव्ड है, मतलब इसका ओरिजिन कैसा हुआ है, मेसोडर्मल लेयर से हुआ है ना। कहाँ सिचुएट होता है, हमने बताया था बिल्कुल थोरेसिक कैविटी के बीच में, यानी 2 लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड होता है हार्ट। कहाँ पे, 2 लंग्स के बीच में या थोरेसिक कैविटी। अब आपको पता है कि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो डायफ्राम से ऊपर वाला रीजन है, चेस्ट वाला रीजन है, उसको हम थोरेसिक बोलते हैं, और जो डायफ्राम से नीचे वाला रीजन है यानी पेट वाला रीजन, उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। सो हार्ट कहाँ पाया जाता है, थोरेसिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है। स्लाइटली जो है वो लेफ्ट की ओर टिल्ड होता है, किसकी ओर, लेफ्ट साइड की ओर, तभी बोलते हैं कि हार्ट जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पाया जाता है, पर टोटली लेफ्ट साइड नहीं होता है, स्लाइटली
थोड़ा टर्न होता है या टील्ड होता है लेफ्ट साइड की ओर। अदरवाइज जो सेंट्रली ये लोकेटेड कैसा होता है, बिल्कुल सेंट्रल में, है ना, दो लंग्स के बिल्कुल सेंट्रल में जो ये लोकेटेड होता है। साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 × 3.5 इंच साइज होता है। वेट इसका 300 ग्राम होता है। एक एडल्ट ह्यूमन बींग में 300 ग्राम होता है ना, चाइल्ड में या इन्फेंट में कम होता है स्टार्टिंग में हार्ट, है ना। एडल्ट में अल्टीमेटली जो है वो 300 ग्राम का होता है। अब देखो हार्ट है तो हार्ट को कवर तो करना बहुत ज़रूरी है। क्यों कवर करना ज़रूरी है? देखो हमारी फॉर एग्जांपल लड़ाई होगी आपकी किसी से, और आपके अगर किसी ने चेस्ट में मुक्का मार दिया, और अगर आपकी हार्ट के वार लेयर नहीं होगी, कवरिंग नहीं होगी, तो एक ही मुक्के से आप तो फिर पहुंच जाओगे कहीं और ही दुनिया में चले जाओगे, क्योंकि आपका हार्ट जो एक ही मुक्के से डैमेज हो जाएगा। आप कहीं गिरते हो, है ना, चलती बार गिरते हो, अगर आपके हार्ट के बाहर लेयर ना हो तो आपका हार्ट तो फिर बिखर जाएगा, वहाँ से वहीं डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हार्ट के बाहर जो है पेरिकार्डियम होता है, लेयर होता है, थिन है, ट्रांसपेरेंट है और 2 लेयर्ड है ना। इनर लेयर को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम और आउटर को बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। विसरल मीन्स इनर, पेराइटल मीन्स पेरीफेरी, है ना, यानी आउटर की ओर। और इन दोनों के बीच कैविटी होती है, आउटर और इनर लेयर के बीच, उनको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर वाटरी फ्लूइड होता है, यानी वाटर सब्सटेंस होता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये देखिए आप यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर है एंडोकार्डियम, है ना। अभी हम देखें इनको, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, है ना। अभी जस्ट आप ये देखो कि आउटर लेयर है पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर है आपका विसरल पेरिकार्डियम, और इनके बीच का जो ये वाला रीजन है ना, वाइट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो यहाँ लिखा भी है पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिकार्डियल कैविटी। मैं अभी आपको दिखा दूँ इन लेयर को भी, अभी देख लो आप, एंडोकार्डियम को, मायोकार्डियम को और एपिकार्डियम को, क्योंकि आगे ये भी अभी आने वाली है। सो जो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इसका क्या काम होता है? वही ना, ये एक्सटर्नल जर्क से या मैकेनिकल इंजरी से हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, फ्रिक्शन से बचाती है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, मतलब हार्ट बीट धक धक करता है ना जब, तो वो धक धक करता है। अगर बाहर से ऐसी लेयर ना हो, पेरिकार्डियल फ्लूइड ना हो, तो वहाँ पे फ्रिक्शन हो जाती है। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करती है? फ्रिक्शन से जो हमारे हार्ट को वो प्रिवेंट करती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। सो हमने ये देख लिया यहाँ पे ऑरिकुलर और वेंट्रिकल जो है इसके पार्ट है ना। ऑरिकुलर पार्ट स्मॉलर पार्ट है, कलर डार्क है, ये लार्जर है, कलर लाइट है ना। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में भी। एपिकार्डियम मतलब मीन्स आउटर मोस्ट लेयर, है ना। मेसोडर्मल ओरिजिन है, इतना याद रखना आपने। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है। सिंपल स्क्वेमस मतलब इस तरह से होगा, एक, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे जो एपिथेलियम सेल हो गए इसके, है ना। फिर एपी के अंदर जो सेंट्रली है यानी मिडल लेयर है वो है मायोकार्डियम, है ना। थिकेस्ट है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल है इसका, मतलब हमारी बॉडी जो है इसको कंट्रोल खुद करती है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत बार डिफरेंस बता दिया इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री में। वॉलेंट्री मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या बताना है ना। अगर मेरे पास वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता तो मैं अभी हर कुछ बोलता, मैं आपको गालियाँ दे देता, आप मुझे गालियाँ देते, पर नहीं, मेरे अंदर क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल है मेरे जुबान में, है ना। मतलब जब हम बोलते हैं, सोचते हैं, है ना, या कुछ करते हैं, तो वो है वॉलेंट्री कंट्रोल। एक है इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जिसके अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है, पूरी हमारी बॉडी जो है वो खुद ही कंट्रोल करती है। लाइक हार्ट बीट, सांस ले लो आप, है ना, ये कैसी है, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। ठीक है। देन थर्ड है एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर, और ये जो डिफरेंस है ये एंडोमेट्रियम इसका जो है ओरिजिन है। ठीक है। फिर हार्ट के बीच जो सेप्टम भी होते हैं। पहला सेप्टम है आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। आपको बताया जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है ना। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो जो ये 2 ऑरिकल को सेपरेट करता है वो होता है इंटर ऑरिकल। इंटर मीन्स बिटवीन 2 ऑरिकुलर, है ना। तो लेफ्ट और राइट ऑरिकुलर के बीच क्या होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो इनको सेपरेट करता है। और जो ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है
लिटिल बिट जो है वो राइट की ओर टिल्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है। ये याद रखने वाली बात नहीं है, बट जस्ट जो नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आपको। सेकंड आया इंटरवेंट्रिकल, यानी बिटवीन द टू वेंट्रल, ये वाला बिटवीन द टू वेंट्रल, राइट और लेफ्ट वेंट्रल के बीच क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर। थर्ड है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी ऑरिकल और वेंट्रल के बीच, यानी ये वाला ऑरिकुलर और वेंट्रल के बीच जो सेप्टम है वो है ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कुछ आओ मेरे से, पूछो मेरे से इस टॉपिक के लिए कि पंडित जी वहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, मैं पंडित हूँ इसके लिए। सो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट स्टूडेंट वो है इधर फोसा ओवेलिस। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, आपने समझना। आपने सुना होगा कि भाई उसके तो दिल में छेद है ना, कि बंदे को जो है वो बीमारी है, बीमारी क्या है, उसके दिल में छेद है। तो वो दिल में छेद है वो आपने समझना है फोसा ओवेलिस को। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एन ओवल डिप्रेशन फोसा ओवेलिस इज ए प्रेजेंट ऑन इट्स posterior part. It is remnant of foramen ovule present in fetal stage which grows at birth, है ना। In fetal circulum या circulation the lungs are non-functional and bypassed, so the blood directly reaches left atrium from right atrium through foramen ovule। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये वाला बीच में दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं फोरामेन ओव्यूल। और ये छेद जो है वो सभी में पाया जाता है, कब, जब वो इन्फेंट स्टेज में हो, यानी अपने बचपने में हो। बचपन वाले स्टेज में जो ये फोरामेन ओव्यूल है ये सभी में पाया जाता है। क्यों? ताकि जो है यहाँ से ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो सके आराम से, मतलब जो मदर का प्लेसेंटा है वहाँ से आराम से जो है ब्लड आ सके फिटस में। ठीक है, बचपन में ये सभी में होता है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जब इंसान बड़ा होने लगता है, यानी एडल्ट होने लगता है, तो जो फोरामेन ओव्यूल है, ये जो होल है, ये जो छेद है, ये बंद होने लगता है, यानी फुलफिल होने लगता है ये मास से, है ना। और एक टाइम पे जो ये बंद हो जाता है। बट कुछ एक एक्सेप्शन ऐसी रहती है जहाँ पे ये होल बंद नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस, और उसको बोलते हैं हम दिल में छेद, है ना। दिल में छेद हो तो ये बहुत सीरियस बीमारी है। क्यों सीरियस है? मानो यहाँ से आ रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी बिल्कुल प्योर ब्लड, है ना। अब वो भी, और यहाँ से आपका जा रहा है इम्प्योर ब्लड। बट अगर यहाँ पे छेद होगा तो प्योर इम्प्योर आपस में मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, और अल्टीमेटली कुछ दिनों महीनों बाद जो है वो ह्यूमन की डेथ हो जाती है। सो आई थिंक आपको ये बहुत ईजी से और बहुत प्यार से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट आता है चैम्बर वाला। बहुत सिंपल टॉपिक, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। आपको पता है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, है ना। पहले देखते हैं हम राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम। राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम मतलब कि ये वाला पार्ट, ठीक है।
सो राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम में क्या होता है, पहले हम देखते हैं इनलेट्स। इनलेट मीन्स जो ये रिसीव करता है ना। जो राइट एट्रियम है ये रिसीव करता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा और ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस के मैन से ब्लड को, है ना। मतलब जो सुपीरियर, देखो इतना ध्यान रखो कि जो आपका राइट एट्रियम है उसके साथ कनेक्ट होता है एसबीएस, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा एंड वन ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप यहाँ समझो कि जो एसबीएस और आईबीएस है ये इम्प्योर ब्लड लाता है फ्रॉम दी अपर पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब जो सुपीरियर वेना कावा है ये अपर पार्ट से लाता है और इन्फीरियर वेना कावा है ये लोअर पार्ट से लाता है इम्प्योर ब्लड। देखो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे, ये देखो सुपीरियर वेना कावा ये अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाता है। कैसे लाता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी और डायग्राम से। और यहाँ जैसे आपका होगा इन्फीरियर वेना कावा जो कि लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाता है, ठीक है। जो कोरोनरी साइनस है ये रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड कहाँ से, राइट और लेफ्ट कोरोनरी वेन से, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेटली ये ड्रेन करने के लिए, फिल्ट्रेट करने के लिए राइट ऑरिकल की ओर ट्रांसफर करता है ब्लड, ठीक है। ये इसका इनलेट है जो ये रिसीव करता है। और आउटलेट क्या है राइट एट्रियम का, आउटलेट ये है कि ये इम्प्योर ब्लड को ड्रेन करता है, फिल्ट्रेट करता है थ्रू राइट एवी फोरामेन के थ्रू, है ना, या द राइट वेंट्रिकल पे। जो राइट एवी फोरामेन है इसके थ्रू जो ट्रांसफ़र करता है पूरे राइट वेंट्रिकल के लिए और वहाँ पे जो है ड्रेन हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है इम्प्योर से प्योर ब्लड के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल। इसका इनलेट क्या है, रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड थ्रू द एवी फोरामेन, है ना, ऑरिकल से। आउटलेट क्या है, ड्रेन करता है, फिल्ट्रेट करता है इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में, किससे, है ना, किससे, थ्रू विच इट रीचेज द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अभी आप इसको डायग्राम से और अच्छे समझोगे। देन लेफ्ट ऑरिकल, इनलेट क्या है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग से, है ना, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। हम देखेंगे अभी इसको डायग्राम से। और आउटलेट ये कि ये ट्रांसफ़र करता है आगे ब्लड को, ठीक है। फिर वही आपका इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है। इनलेट क्या करता है, प्योर ब्लड कहाँ से, अपने ही एवी फोरामेन से, लेफ्ट पोर्शन से, है ना। आउटलेट क्या है, सप्लाई करता है थ्रू आउट दी बॉडी प्योर ब्लड को एरोटा के थ्रू, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर में है वो यहाँ पे वाल्व भी पाए जाते हैं। वाल्व्स क्यों पाए जाते हैं, ताकि जो ब्लड आपका एंटर हो चुका है वो रिवर्स बैक ना हो, है ना, दोबारा ना चले जाए ब्लड, दोबारा वापस जाता है तो प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आपके पास यहाँ पे वेल्व्स पाए जाते हैं। राइट एट्रियम पे वेल्व होते हैं। ऑल इट्स इनलेट्स आर गार्डेड विद वेल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, है ना, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो आपका सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग है वो किसके थ्रू होती है, कवर्ड वो होती है हेवर्शियन वेल्व के थ्रू। और जो इंफीरियर वेना कावा है वो होती है यूस्टेशियन वेल्व के थ्रू। ये आपने याद रखना है और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर के लिए, है ना। और जो आपका कोरोनरी साइनस है वो होता है थिवेशियन वेल्व के थ्रू। लेफ्ट आर्ट्रियम में कोई ज़्यादा जो है कवरिंग नहीं होती है ना। ये था वेल्व। नेक्स्ट आता है वॉल। वॉल प्रेजेंट होती है आर्टिकल में, वेंट्रिकल में। मैंने आपको अभी आर्टिकल में दिखाई है। एक मस्कुलाई पेक्टिनाई की तरह वॉल्व होती है ना। इसको हम कॉम्ब की तरह भी बोलते हैं। कॉम्ब मतलब कॉम्बैट मसल भी, लाइक आपको दिख रही है इस तरह से, ये है कॉम्ब लाइक मस्कुलरिस पेक्टिनाई, ठीक है। काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। ये डायग्राम आपको यहाँ से समझ आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ आप जो है अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो कंडक्टिव सिस्टम में ऑफ हार्ट। ये हमने देख लिया कि जो ह्यूमन का सिस्टम है, मतलब जो ब्लड पंप होता है वो इसके थ्रू होता है ना। ये इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी, रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जिनको हम डिटेल में स्टडी कर ही रहे हैं, है ना। सो आपने यहाँ पे पार्ट्स याद रखने हैं। सो यहाँ पे आपने इस डायग्राम को समझना है। पूरा कंसेप्ट जो है इसी पे ही बेस है ना। ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है ना, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है। इट्स ओके। कवर किससे है, पेरिकार्डियम के थ्रू।
हमें पता है कि पेरिकार्डियम जो है वो इनर को हम विसरल बोलते हैं, आउटर को हम पैराइटल बोलते हैं, बीच में जो फ्लूइड होता है जिसको कवर करता है, ये भी आपको पता है। फिर आपको पता क्या रखना है, यहाँ पे देखो राइट ऑरिकल में टॉप में SA नोड पाया जाता है, साइनोएट्रियल नोड, जो कि ब्लड को रिसीव करता है ना, ब्लड को रिसीव करता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे बॉडी से आता है वो ऐसे नोड रिसीव करता है। फिर ये कनेक्ट होता है AV नोड के थ्रू, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और SA और AV नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटरनोडल टिश्यू के थ्रू, ये वाले, ठीक है। फिर जो आपका ये AV नोड है ये कनेक्ट होता है बंडल ऑफ हिस के साथ, है ना, बंडल ऑफ हिस के साथ, यहाँ देखो बंडल ऑफ हिस के साथ, है ना। फिर यहाँ से जो इसकी दीवारें होती है वो दीवार कौन सी है? वो एक ये वाली ट्राइकर्सिड है और ये वाली बाइकर्सिड है। जब ये दीवारें खुलती है तभी ब्लड यहाँ से यहाँ आ पाता है, ठीक है। अब जैसे मानो ये दीवारें खुल गई तो बंडल ऑफ हिस से जो है ये एक जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर, एक जाएगा राइट की ओर, एक जाएगा लेफ्ट की ओर, एक जाएगा राइट की ओर। यहाँ पे दिख रहे हो आपको ये है सेमिनल वाल्व। जब यहाँ पे प्रेशर बनता है ये सेमिनल वाल्व है ये ओपन हो जाते हैं और ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं परकिंजे फाइबर के लिए, और परकिंजे फाइबर से जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये आपने डिफरेंट पार्ट देखे, अब आपने इनकी थ्योरी जो है वो खुद पढ़ लेना या फिर मैं पढ़ाऊँ? चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ, वरना बोलोगे कि हमारे ऊपर थोप दिया, ठीक है। पहली बात, ब्लड फ्लो कैसा है? ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। यहाँ से जाएगा इंटरनोडल पाथवे से AV नोड के लिए, फिर बंडल ऑफ हिस के लिए, फिर परकिंजे फाइबर के लिए, ठीक है। सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे फास्ट कंडक्शन होती है वो कहाँ होती है? बंडल ऑफ हिस में। सबसे स्लो होती है AV नोड पे, ध्यान रखना, ठीक है। पहले देखते हैं हम ऐसे नोड, इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट? क्योंकि इसके पास हाई प्रेशर में ब्लड आता है बट ये फिर भी जो है वो मेंटेन करता है और नॉर्मली जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्ट बीट को मेंटेन करता है, ठीक है। इंटरनोडल पाथवे जो ऐसे नोड को AV नोड के साथ कनेक्ट करता है, दैट्स इट, है ना। फिर AV नोड है जो कि इंटरनोडल नोड के थ्रू ऐसे नोड से रिसीव करता है सिग्नल को, इम्पल्स को या ब्लड को, ठीक है। ये चीज़ आपने याद करना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना। ऐसे नोड में 72 पर मिनट होता है, AV नोड में 40 पर मिनट होता है। वैसे ही बंडल ऑफ हिस है ना, यहाँ पे जो वो कनेक्शन रखता है AV नोड प्लस नीचे जो है वो मस्कुलर के साथ, लाइक आप मानो कि वो बोल सकते हैं बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर के साथ कनेक्शन होता है बंडल ऑफ हिस का, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं परकिंजे फाइबर का भी काम यही होता है कि ये पूरे एंडोमेट्रियम में फैला होता है और फैला देता है रायता, यानी ब्लड को, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि भाई ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर, क्योंकि इसके पास हाई फ्रिक्वेंसी में इम्पल्स आता है बट ये उसको जो रेगुलेट करता है, ठीक है। इसका पूरा जो पाथवे है, देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, थोड़ी देर पहले दिखाया था डायग्राम कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, है ना, ये ब्लड को रिसीव करेगी, ठीक है, और ट्रांसफ़र करेंगे राइट एट्रियम के लिए, और राइट एट्रियम में ब्लड और कहाँ से आएगा? कोरोनरी साइनस से। अब एक बार डायग्राम देखते रहना, ठीक है। फिर ट्राइकर्सिड वाल्व के थ्रू जाएगा राइट वेंट्रिकल के लिए, फिर पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, फिर जाएगा लंग्स में, फिर आएगा पल्मोनरी वेन्स में, फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम, फिर यहाँ पे मिट्रियल वाल्व होती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एरोटा के थ्रू जो थ्रू आउट द बॉडी चला जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। अगर आपने इसको और डायग्राम से समझना तो मैं आपको इसको यहीं समझाता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो दिख रहा है आपको ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये ब्लड लाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे नोड होगा, है ना, फिर यहाँ पे AV नोड होगा, बंडल ऑफ हिस होगा, फिर आएगा यहाँ पे, फिर परकिंजे फाइबर के पास आएगा, फिर इस तरह से लेफ्ट एट्रियम पे आएगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल पे आएगा, फिर यहाँ पे एरोटा होगा, फिर एरोटा से जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये चीज़ ये बता रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप कार्डियक साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको स्टेप दिखा रहा हूँ ये स्टेप होते हैं 0.8 सेकेंड या 8 सेकेंड के अंदर, 0.8 सेकेंड के अंदर। तो आप खुद फील कर सकते हैं कितना फास्ट हमारा हार्ट पंप करता है।
मैं इसको भी डिटेल में बताऊंगा कि जो हार्ट बीट है वो 75 मिनट होती है, यानी 75 बार जो है वो बीट करता है 1 मिनट में। तो जो एक बीट है वो 0.8 सेकंड में होता है। तो एक बीट के लिए इतने स्टेप फॉलो करने होते हैं स्टूडेंट्स, आम बात नहीं है ना। तभी वो धक धक की आवाज़ आती है, ऐसे नहीं आती है ना। देखो जो एरोटा है जो क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। देखो एट्रियल के पास ब्लड आया, ठीक है, एट्रियल के पास ब्लड आया लंग से, तो जो 80% ब्लड है वो खुद ही वेंट्रिकल में आ जाता है। बट रिमेनिंग 20% ब्लड वो जब ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकड़ेगा, है ना, निचोड़ करेगा, तभी जो वो ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। इसको बोला एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तब टोटली ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, वेंट्रिकल में, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वेंट्रिकल में पहुँच गया ब्लड, है ना। पहले था आपका यहाँ पे प्रेशर 0 डिग्री, फिर 5, फिर 80, अब 80 डिग्री प्रेशर बन गया क्योंकि एट्रियल से सारा ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में। बट जो यहाँ पे एरोटा है ना, यहाँ भी 80 डिग्री जो प्रेशर होता है। जब प्रेशर मेंटेन रहता है तो इसको बोला हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे हार्ट का जो प्रेशर वो कितना होता है, वो होता है 120 mmHg डिवाइडेड बाई द 80 mmHg, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर कहाँ जाना चाहिए, 120 के लिए। सो आगे क्या हुआ, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन 0 से 5, 5 से 80, 80 से 120। जैसे ही 120 गया वैसे यहाँ से जो ये एरोटिक वॉल्व है ये यहाँ पे ओपन हो गई। कौन सी वाली, ये देखो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये वाली एरोटिक वॉल्व यहाँ पे ओपन हो गई और यहाँ से प्रेशर जो है वो रिलीज हो गया और ब्लड जो पंप कर गया, है ना, ब्लड जो पंप कर गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुई कॉन्ट्रैक्शन यानी इजेक्शन, ये हुआ रैपिड फास्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन चलेगी धीरे धीरे, है ना। इस तरह से 120 से 80 की ओर आई इजेक्शन, है ना। फिर क्या होगा, दोबारा लंग से जो है वो ब्लड आया, यहाँ पे होगा रैपिड पैसिव फिलिंग। दो चीज़ होगी, दोबारा ए ब्लड चला गया 0.8 सेकंड में, मतलब पंप कर गया एक बार, है ना, एक बार हार्ट बीट कर दिया यानी सर्कुलेट हो गया ब्लड। फिर दोबारा जो रिसीव किया ब्लड किससे, लंग से, एक बार रैपिड पैसिव फिलिंग, एकदम से जो ब्लड आया, है ना। फिर हुआ स्लो पैसिव फिलिंग, रैपिड जितना आ गया। एक जो आपका ES भी है ना, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये तो आपका रहता ही रहता है। पहले क्या हुआ, रैपिड पैसिव फिलिंग वॉल्यूम, है ना, या रैपिड पैसिव फिलिंग वॉल्यूम RPFV। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्लो स्लो जो है वो ब्लड फिर भी आता रहा आर्ट्रियल से वेंट्रिकल में या लंग से आर्ट्रियल में, तो उसको बोला हमने स्लो पैसिव फिलिंग। और हमने पूरे स्टेज को बोला डायास्टिस, लॉन्गर फेज है ये, है ना, डायास्टेसिस। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, वही सिंपल चीज़ है, आपने थ्योरी पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही चीज़ थ्योरी में यहाँ पे दी है, ठीक है, पूरी यहाँ पे वही चीज़ दी है। कोई दिक्कत आएगी थ्योरी में समझने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं 9805032252 में, है ना, vinod.12252@gmail.com में मेल भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। सो अब देखते हैं हम हार्ट बीट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ए हार्ट बीट। आपको पता होना चाहिए जो हार्ट बीट है ना, वो कैसा होता है, अलग अलग एनिमल में अलग होता है। स्मॉल एनिमल में जो है, इन एनिमल हार्ट बीट जो है वो कनेक्ट विद द साइज, जैसे मैमल है, यानी स्मॉलर एनिमल में जो हार्ट बीट कैसी होती है, हायर होती है। लाइक रैबिट में 200 पर मिनट, स्पैरो में 500, चिड़िया में भाई 500 बार बीट करता है 1 मिनट में, है ना। कैनरी में 1000 बार, एलिफेंट में ओनली 28 बार, फ्रॉग में ओनली 64 बार, है ना। और हमारे में तो बताइए आपको 72 से 75 बार, है ना। वर्किंग कैसा होता है हार्ट का, हार्ट बीट इज एंटायरली कंट्रोल बाय द नर्वस सप्लाई, किसमें, आर्थ्रोपोड और एनिलिड्स में, इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। वैसे ही कुछ एक मोलस्का है, वर्टिब्रेट्स है, उसमें जो है वो मस्कुलर है, यानी ह्यूमन बींग ले लो, हमारा हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर से कंट्रोल होता है, इसलिए मायोजेनिक हार्ट बीट भी बोलते हैं हम और मायोजेनिक हार्ट भी बोलते हैं, है ना। नॉर्मल अगर बात करते हैं एडल्ट ह्यूमन की तो 72 से 75 बार बीट करता है 1 मिनट में। हम राउंड फिगर लेते हैं ऑन एन एवरेज 75
पर मिनट। ठीक है, तो हमने निकालना है 75 बीट मतलब कि 60 सेकंड में। हमने निकालना है कि एक बीट कितने सेकंड में करती है, तो डिवाइड करो 60 से 75, आएगा आपका 0.8 सेकंड। बस 0.8 सेकंड में हमारी जो है वो एक बीट जो है वो शो करती है ना, मतलब 75 बार बीट करता है एक मिनट में, और 0.8 सेकंड में एक बीट होती है। फिर फर्दर जो है वो 0.16 सेकंड में 2 बीट होगा। इस तरह से जो है हार्ट बीट करता है। फिर आपने एक कंसेप्ट यहाँ पे समझना है, बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है और बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट है कि देखो यहाँ पे जो ये आउटर लेयर है ये दिखाई है वेंट्रिकुलर साइकिल, इससे जो इनर वाली है ये है एट्रियल साइकिल, और जो ये निशान है ना जो रेड से मैंने डार्क किया हुआ है इसका मतलब है सिस्टोल है, या आप बोलो सिस्टोल और या आप बोलो कॉन्ट्रैक्शन। और जो वेकेंट है ना खाली जगह, ये वाली खाली जगह, इसको बोला हुआ है डायस्टोल और रिलैक्सेशन। तो आपने अभी समझना है यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले हम देखते हैं एट्रियल साइकिल यानी चलो पहले देखते हैं हम वेंट्रिकुलर साइकिल मतलब बाहर वाली साइकिल। वेंट्रिकुलर साइकिल में हमने देखा कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी बार है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब कि रिलैक्स कितनी बार है यानी खाली कितनी बार है। पहली बात वेंट्रिकुलर कौन सा है, आउटर है, और वाइट मतलब खाली, खाली मतलब ये, तो काउंट करो इसको कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 बार है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल है 0.5 सेक। ठीक है, फिर आया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स जो डार्क है रेड से है ना और कॉन्ट्रैक्ट है, तो आउटर है और डार्क है, 1 2 3 यानी 3 है। टोटल कितना हो गया 0.8 सेकेंड। ठीक है, फिर देखते हैं हम एट्रियल डायस्टोल। क्या देखते हैं अब, एट्रियल डायस्टोल यानी अंदर वाला ये, इसमें एट्रियल डायस्टोल कितनी बार है यानी रिलैक्स कितनी बार है हार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 बार कैसा है रिलैक्स है, और 1 बार कैसा है कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल कितना हो गया 0.8 सेकेंड। सो हमारी जो ये एक बीट डिनोट करता है कि हार्ट की एक बीट जो उसको इतने जो है वो लफड़े से गुजरना होता है ना। सो आपने क्या समझा, हैंस जो एट्रियल साइकिल है वो इक्वल टू है वेंट्रिकुलर साइकिल, 7 और 1 8, 5 और 3 8, है ना। और हमने देखा आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एट्रियल डायस्टोल एट्रियल सिस्टोल इक्वल टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक बार आप में आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जॉइंट सिस्टोल कितना होता है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट मीन्स जो ये जॉइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कितनी बार है दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 बार, 0.4 सेकेंड, दैट्स इट, सिंपल थिंग है ना। ये आप यहाँ पे समझ गए हैं एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल। नेक्स्ट आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड इनटू ए सिंगल बीट। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, जो एरोटा में ब्लड को इजेक्ट करता है, वो एक बीट में कितना ब्लड करता है, वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है ना। ये होता है एंड डायस्टोल वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोल वॉल्यूम, यानी 135 मिलीलीटर माइनस 65 मिलीलीटर, टोटल है आपका 70 मिलीलीटर। हर एक बात यहाँ पे आपने याद रखना है, EDV माइनस ESV याद रखना है, 70 ml याद रखना है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एक टाइम में हार्ट पंप होता है या ब्लड पंप होता है ये भी याद रखना है। फिर आया कार्डियक आउटपुट, मतलब जो हमारा हार्ट है वो कितना पंप करता है ऑल ओवर, अगर देखा जाए हम ऑल ओवर कितना पंप करता है ना, 72 बीट में, 72 या 75 बीट में, यानी एक मिनट में कितना जो है वो ब्लड बाहर फेंकता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द एरोटा इन ए 1 मिनट। कितना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम, हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है कहाँ गया हो 70 ml, इनटू हार्ट रेट क्या है 72 या 75 बीट पर मिनट, गुना कर दो, टोटल अबाउट कितना आएगा, ऑल अबाउट आएगा 5 लीटर के करीब। मतलब एक मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 5 लीटर के करीब ब्लड जो है वो पंप करता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ करता है, लीवर में 1.5 लीटर, फिर किडनी में 1.3, फिर ब्रेन में, फिर हार्ट में। ये ऑल ओवर जो है वो 4 के अराउंड बनता है। सो इस तरह से ये ऑल अराउंड जो है हार्ट को पंप करता है। इसको आप याद रख सकते हैं LKBH से,
लिवर, किडनी, ब्रेन और हार्ट में ब्लड को जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, फिर हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है हार्ट साउंड। पहला है फर्स्ट हार्ट साउंड, देन सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड को आप लब बोलते हैं, सेकंड को डब बोलते हैं, है ना। फर्स्ट हार्ट साउंड कब निकलता है, जब सडन क्लोजर होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का, यानी बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड अगर सडन क्लोज हो जाए तो लब की आवाज़ आती है, लब, है ना। तो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना। द नेचर ऑफ दिस साउंड इज लो पिच, इंटेंसिटी एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। सेकेंड साउंड कब होता है, जब सडन क्लोजर होगा सेमिल्यूनल वाल्व का, है ना। ये क्या होता है कि मार्क करता है कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। हाई इंटेंसिटी और हाई पिच की बात चली होती है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ, हम बोल सकते हैं कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ का बॉडी फ्लूइड का पार्ट है, यानी यहाँ का जो ब्लड का पार्ट है वो मैं ऑलरेडी जो है अपने यूट्यूब चैनल में बना चुका हूँ। ब्लड क्या होता है, वो ब्लड सेल से बना होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है ना। वो मेरे आपको चैनल को विजिट करना है, आपने प्लेलिस्ट में जाना है ना। वहाँ आपको ब्लड के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 3 से 4 वीडियो है 10-10, 12-12 मिनट की, उनको आप डिटेल में स्टडी करना। देन आई गारंटीड कि नीट और CSIR में इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। आई थिंक थोड़ी मैंने वीडियो फास्ट की होगी ये, क्योंकि ये मैं नोट्स को दिखा के पढ़ा रहा हूँ, तो आपके सामने नोट्स है, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो प्लीज़ 998050325252 पे मैसेज करना, है ना, या vinod.12252@gmail.com में मेल करना। मैं उसको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एज ए मेल या एज ए बाय व्हाट्सएप, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप यहाँ भी अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।